अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2, बी ग्रेटफुल, शुक्रगुजार रहो। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 बी ग्रेटफुल में एक पोएम पढ़ी जिसका टाइटल था ओ अल्लाह लव मी। इनकी पोइट का नाम है फातिमा मेहरू। इसके अलावा हमने इनके प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया था। सेकेंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज फोकस के टॉपिक से। लैंग्वेज फोकस, जुबान पे तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। दिए हुए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़िए। आप देख सकते हैं आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, साथ ही उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं। उनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। स्पार्क मीनिंग अ स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट, रोशनी की एक छोटी सी चमक। स्पार्क अ स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट, रोशनी की एक छोटी सी चमक। स्वे मीनिंग टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, आहिस्ता से हरकत करना। फ्रॉम साइड टू साइड, एक सिमत से दूसरे सिमत, यानी झूलना। स्वे मीनिंग टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, एक सिमत से दूसरे सिमत की तरफ आहिस्ता से हरकत करना, झूलना। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और मजीद वर्ड्स मीनिंग रीड करते हैं। बिटरली मीनिंग इन अ वे दैट शोज दैट यू फील सैड और एंग्री, ये तरीका जिससे ये मालूम हो कि आप गमज़दा हैं या आप गुस्सा हैं। बिटरली मीनिंग इन अ वे दैट शोज दैट यू फील सैड और एंग्री, ऐसा तरीका जिससे दिखे कि आप गुस्सा है या आप गमज़दा हैं। सपोर्ट मीनिंग टू हेल्प और इनकरेज समबडी, किसी का साथ देना या उनकी हिमायत करना। इनकरेज किसी की हौसला अफजाई करना। सपोर्ट टू हेल्प मदद करना और इनकरेज समबडी किसी की हौसला अफजाई करना यानी किसी की हिमायत करना। लास्ट, इनलाइटन मीनिंग टू गिव समबडी इंफॉर्मेशन सो दैट दे अंडरस्टैंड समथिंग बेटर, किसी को मालूमात देना कि वो किसी मामले को बेहतर तौर पर समझ सके। इनलाइटन टू गिव समबडी इंफॉर्मेशन सो दैट दे अंडरस्टैंड समथिंग बेटर। यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग एंड होते हैं। आपने इन वर्ड्स को स्पेलिंग्स और मीनिंग्स के साथ याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलने से पहले पेज नंबर 17 पर दिए हुए टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू टेल द करेक्ट आंसर्स, बच्चों से कहें कि सही जवाबात दीजिए। आस्क देम टू रीड द पोएम अगेन और एनी पोएम अबाउट अल्लाह's ब्लेसिंग्स by using the internet and make a list of blessings mentioned in that poem। ये टीचिंग पॉइंट पिछली वीडियो से रिलेटेड है। फर्स्ट में बताया गया है कि बच्चों से कहें कि इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें, और यहाँ पर हमने ये एक्टिविटी की थी जिसमें हमने अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स लिखी थी। तो कहा गया है कि बच्चों से कहें कि इंटरनेट से कोई दूसरी पोएम देखें जिसमें अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स का जिक्र हो और वहां से उनको नोट करें। वापस पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएट अ पोएम, एक नज़म बनाइए। क्रिएट बनाना, पोएम नज़म। रीड द फॉलोइंग पोएम, दी हुई नज़म को पढ़िए जिसका नाम है पॉपकॉर्न, एंड पुट द गिवन राइमिंग वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसेस, और जो दिए हुए हम काफिया अल्फाज हैं उनको खाली जगह में पुर करें। पोएम को रीड करने से पहले मैं आपको राइमिंग वर्ड्स के बारे में बताना चाहूंगी। राइमिंग वर्ड्स हमने इसी यूनिट में पढ़े थे। पोएम में मैंने आपको उसकी डेफिनेशन भी लिख कर दी थी, इसको यहीं से रीड करते हैं। राइमिंग वर्ड्स, हम काफिया अल्फाज, व्हेन टू और मोर वर्ड्स, जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज, हैव सेम, एक जैसे, और सिमिलर या मिलते जुलते। एंडिंग साउंड, आखिरी आवाज, यानी दो या दो से ज्यादा ऐसे अल्फाज जिनके आखिरी हुरूफ के अल्फाज या तो एक जैसे हों या फिर मिलते जुलते हों।
उनको हम काफिया अल्फाज या राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। आपकी जो पेज नंबर 18 पर एक्टिविटी है पोएम की, वो राइमिंग वर्ड्स से रिलेटेड ही है कि आपको एक पोएम दी हुई है और उसके साथ ही आपको वर्ड बैंक में कुछ वर्ड्स दिए गए और आपसे कहा गया है कि इन राइमिंग वर्ड्स को इन ब्लैंक्स में फिल करें। अब इस पोएम को रीड करना स्टार्ट करते हैं। पोएम का टाइटल है पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न आपने जरूर खाए होंगे, ये उसी पर पोएम है। पॉप पॉप पॉपकॉर्न पॉपिंग इन द डैश। पॉप पॉप पॉपकॉर्न पॉपिंग इन द डैश। कि पॉपकॉर्न किस चीज में बनाए जाते हैं? पॉट में। पॉट कहते हैं बर्तन को। पॉप पॉप पॉपकॉर्न ईट इट व्हाइल इट्स डैश। ईट इट व्हाइल इट्स हॉट। उसको खाएं जब वो गर्म हो। पॉप पॉप पॉपकॉर्न बटर ऑन द डैश। कि उस पर मक्खन होता है टॉप, ऊपर। कि उसके ऊपर मक्खन डाला जाता है। When I eat popcorn, I can't dash। और जब मैं पॉपकॉर्न खाती हूँ तो फिर मैं स्टॉप, तो फिर मैं खुद को रोक नहीं पाती। अब एक दफा फिर से इस पोएम को रीड करते हैं ताकि आपको राइमिंग वर्ड्स की समझ आ सके। पॉप पॉप पॉपकॉर्न पॉपिंग इन द पॉट। पॉप पॉप पॉपकॉर्न ईट इट व्हाइल इट्स हॉट। पॉप पॉप पॉपकॉर्न बटर ऑन द टॉप। When I eat popcorn, I can't stop। Pot, hot, top, stop। आपने देखा कि इनकी जो एंडिंग साउंड्स हैं वो सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है वो इसी पोएम से रिलेटेड है, उसको रीड करते हैं। नाउ क्रिएट, अब बनाइए। योर ओन पोएम, अपनी एक नज़म। बाय यूजिंग राइमिंग वर्ड्स ऑफ योर ओन। अब आपने खुद से एक नज़म बनानी है जिसमें राइमिंग वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हों। मैंने आपके लिए एक पोएम लिखी है राइमिंग वर्ड्स को यूज करते हुए, उसको रीड करते हैं। क्रिएट अ पोएम, एक नज़म बनाइए। पोएम का टाइटल है बीज, यानी मक्खियां। इन द ट्रीज, दरख्तों में। बिजी बीज, मसरूफ मक्खियां। Buzz in a magical way, जादुई अंदाज में। बज यानी जो उनकी आवाज होती है वो जादुई असर रखती है। स्प्रेडिंग जॉय, जॉय खुशी। स्प्रेडिंग फैलाना। ऑल द डे, पूरा दिन, यानी अपनी जादुई आवाज से वो पूरा दिन खुशियां बिखेरती हैं। इन द ट्रीज, बिजी बीज, buzz in a magical way, spreading joy all the day। trees, bees, way, day। ये है इसमें राइमिंग वर्ड्स। तो ये पोएम थी जिसमें राइमिंग वर्ड्स को यूज किया गया था। यहाँ पर क्रिएट ए पोएम का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लैंग्वेज फोकस का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। एक्सप्रेसिंग, इजहार करना। एन ओपिनियन, राय का, यानी राय का इजहार करना। रीड द गिवन एक्सप्रेशंस केयरफुली, एहतियात के साथ इन एक्सप्रेशंस यानी इन इजहारात को पढ़िए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कॉलम्स बने हुए हैं। फर्स्ट है एक्सप्रेस एन ओपिनियन, कि कोई जब अपनी राय का इजहार करता है। रिस्पॉन्ड टू एन ओपिनियन, रिस्पॉन्ड जवाब देना। तो आपने उनकी राय का जवाब कैसे देना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है इन माई ओपिनियन, कि मेरी राय के मुताबिक, तो आपने उनका जवाब कैसे देना है। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, जी हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सेकंड, पर्सनली आई थिंक। पर्सनली, जाती तौर पर। आई थिंक, मेरा ये ख्याल है। पर्सनली आई थिंक, जाती तौर पर मेरा ये ख्याल है कि, आगे उनकी अपनी स्टेटमेंट होगी, उनकी अपनी बात होगी। यस आई एग्री, जी हाँ मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। नेक्स्ट, इन माई एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे के लिहाज से। रिस्पॉन्ड, आई डोंट एग्री विद यू, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। लास्ट, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक इस बात में मेरी दिलचस्पी है या मेरी अपनी कुछ जातियात है इसमें, तो रिस्पॉन्स दिया जाएगा इसका।
ऑफ कोर्स, जी हाँ, यकीनन। दोबारा से एक दफा इनको रीड करते हैं। इन माई ओपिनियन, मेरी राय के लिहाज से, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, जी हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर्सनली आई थिंक, जाती तौर पर मेरा ये ख्याल है। यस आई एग्री, जी हाँ मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ। इन माई एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे के लिहाज से, आई डोंट एग्री विद यू, मैं आपसे मुतफिक नहीं हूँ। एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक इस बात में मेरी दिलचस्पी है, ऑफ कोर्स, जी यकीनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द गिवन डायलॉग, दिए हुए मुकालमे को पढ़िए एंड नोटिस द यूज ऑफ दीज एक्सप्रेशंस, और हमने यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस पढ़े हैं उनको इस डायलॉग में यूज किया गया है, तो हमने उनको नोटिस यानी उन पर गौर करना है। ये डायलॉग है, एक मुकालमा है। डायलॉग या मुकालमा कहते हैं दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। देखते हैं कि इसमें कितनी पार्टीज हैं और साथ ही इन एक्सप्रेशंस को नोट करते जाएंगे। फर्स्ट पार्टी, दानिश। सो अली, तो अली, व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है, मेक्स अ गुड फ्रेंड, कि आपके ख्याल में कोई शख्स अच्छा दोस्त कब बनता है। सेकेंड पार्टी, अली। वेल टू मी, तो मेरे मुताबिक या मेरे नजदीक, अ फ्रेंड इज समवन, दोस्त वो है जो, हु इज फन टू बी विद, जिसके साथ रहकर मजा आए। दानिश, फन टू बी विद, अच्छा तो जिसके साथ मजा आए। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल, क्या आप मुझे अपनी इस बात की कोई मिसाल दे सकते हैं। तो दानिश ने उनसे एग्जाम्पल मांगी कि आप अपनी बात को जस्टिफाई करें कि इंजॉय के वर्ड से आपका क्या मतलब है, यानी आप किस लिहाज से उनके साथ इंजॉय करें तो वो आपके लिए एक अच्छा दोस्त होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 19। अली, आई लाइक फ्रेंड्स, मुझे वो दोस्त पसंद है, हु गो आउट, जो कि बाहर जाते हैं, एंड हैव फन टुगेदर, और इकट्ठे तफरी करते हैं। कि मुझे ऐसे फ्रेंड्स पसंद है जो कि आउटिंग करें मेरे साथ। दानिश, सो तो फिर डज दैट मीन, क्या इसका मतलब ये है, अ फ्रेंड हैज टू लाइक द सेम थिंग्स यू डू, तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि आपके दोस्तों को भी वही चीज पसंद आनी चाहिए जो आपको पसंद है। जैसे अली ने कहा कि मुझे ये पसंद है कि कोई मेरा फ्रेंड मेरे साथ आउटिंग के लिए जाए, तो दानिश ने कहा कि क्या आपका ये ख्याल है कि आपके दोस्त की पसंद आपके साथ मिलती जुलती हो। अली, नो, नहीं, नॉट रियली, जरूरी नहीं है, जस्ट दैट, सिर्फ ये बात है, दैट दे हैव अ जॉली पर्सनैलिटी, कि उनकी शख्सियत खुशबाश हो। यू नो, आप जानते हैं, फन टू बी विद वट एवर वी डू, कि तफरी हो उसमें, वट एवर वी डू, जो काम भी हम करें, फिर चाहे हम पढ़ें, हम खेलें, उसमें तफरी का एलिमेंट हो, इंजॉयमेंट का एलिमेंट हो। सबसे पहले आपने देखा कि दानिश ने अली से उसकी ओपिनियन मांगी, राय मांगी कि एक अच्छा दोस्त कैसा होना चाहिए। फिर जब अली ने अपनी ओपिनियन बताई कि उनको कैसे फ्रेंड्स चाहिए, तो दानिश, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि अगरचे वो क्वेश्चन कर रहे थे अली की चॉइस पर, लेकिन उन्होंने बदतमीजी नहीं की, उन्होंने बहुत तरीके से उनसे बात की। दैट, सो डज दैट मीन दैट अ फ्रेंड हैज टू लाइक द सेम थिंग्स यू डू, तो उन्होंने आराम से उनसे पूछा कि आपका ये ख्याल है कि आपकी दोस्त की पसंद आपकी जैसी हो। तो यहाँ हमने सीखा कि लोगों की ओपिनियंस डिफरेंट हो सकती हैं उनकी प्रायोरिटीज की बिना पर। हर बंदे की अपनी प्रायोरिटीज होती है और इसी के अकॉर्डिंग वो अपनी ओपिनियन बनाते हैं। तो हमें दूसरों की ओपिनियन, उनकी राय का एहतराम करना चाहिए और किसी पर जबरदस्ती अपनी राय को थोपना नहीं चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि इसी से रिलेटेड है। पहले हमने पढ़ा एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, अपनी राय का इजहार करना। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे ऑफरिंग एंड एक्सेप्टिंग एन अपॉलजी। ऑफरिंग, पेश करना, एक्सेप्टिंग, कबूल करना, अपॉलजी, माफी। कि माफी मांगना या किसी की माफी कबूल करना, उसके लिए हमें किन एक्सप्रेशंस का सहारा लेना चाहिए, हमें कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। रीड द गिवन एक्सप्रेशंस, दिए हुए इजहारात को पढ़िए, ऑफ ऑफरिंग एंड एक्सेप्टिंग एन अपॉलजी, किसी से माफी मांगने के और किसी की माफी कबूल करने के लिए। ऑफरिंग एन अपॉलजी, यहाँ पर हम वो स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे जिनके जरिए हम किसी से माफी मांगते हैं।
एक्सेप्टिंग एन अपॉलजी, और यहाँ पर हम ऐसे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे जब हम किसी की अपॉलजी को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, यानी जब कोई हमसे सॉरी कहता है और फिर हम आगे उनको क्या जवाब देंगे, क्या रिस्पॉन्स देंगे, इनको रीड करते हैं। ऑफरिंग एन अपॉलजी, सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, ये सारी गलती मेरी थी, फॉल्ट गलती। एक्सेप्टिंग एन अपॉलजी, इट्स ओके कोई बात नहीं, जब कोई कहता है सॉरी इट वॉज ऑल माई फॉल्ट कि मुझे माफ कर दीजिए सारी गलती मेरी थी, तो रिस्पॉन्स देना चाहिए दैट इट्स ओके कि कोई बात नहीं। पर्डन मी, मुझे माफ कर दीजिए, रिस्पॉन्स डोंट वरी अबाउट दिस, इसके बारे में फिक्रमंद मत हो, इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, यानी जब कोई एक्सेप्ट कर लेता है अपॉलजी को। प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलजी, बराए मेहरबानी मेरी माफी, मेरी माजरत कबूल कीजिए। दैट्स ओके, ठीक है। लास्ट, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। दोबारा से इनको रीड करते हैं। सॉरी इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, मुझे माफ कर दीजिए सारी गलती मेरी थी, इट्स ओके कोई बात नहीं। पर्डन मी, मुझे माफ कर दीजिए, डोंट वरी अबाउट दिस, इसके बारे में फिक्रमंद मत हो। प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलजी, मेरी माफी कबूल कीजिए या मेरी माजरत को कबूल कीजिए, दैट्स ओके, ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। आगे इसी से रिलेटेड डायलॉग दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं। रीड द गिवन डायलॉग, दिए हुए मुकालमे को पढ़िए एंड नोटिस द यूज ऑफ दीज एक्सप्रेशंस, और ऊपर हमने ऑफरिंग एंड एक्सेप्टिंग अपॉलजी के जो स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, जो एक्सप्रेशंस हमने पढ़े हैं, इस डायलॉग में उन्हीं को यूज किया गया है। इसको रीड करते हैं। फर्स्ट पर्सन सारा, एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा मिस आमना, मिस आमना, माफ कीजिएगा मिस आमना। यस व्हाट इज इट, जी हाँ क्या बात है। सारा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, आई डिडंट ब्रिंग, मैं नहीं लाई, माई इंग्लिश वर्कबुक, अपनी इंग्लिश की वर्कबुक, आई वॉज डूइंग, मैं कर रही थी, माई होमवर्क, अपना होमवर्क, लास्ट नाइट, कल रात, आई लेफ्ट इट ऑन माई टेबल, और मैंने वो इंग्लिश वर्कबुक अपनी टेबल पर छोड़ दी। यानी यहाँ पर सारा अपनी टीचर से एक्सक्यूज कर रही है कि वो अपनी इंग्लिश वर्कबुक घर छोड़कर आ गई है। मिस आमना, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगली मर्तबा से एहतियात कीजिए। मेक श्योर, इस बात को यकीनी बनाएं दैट यू ब्रिंग इट टुमारो, कि आप कल अपनी इंग्लिश वर्कबुक जरूर लेकर आएंगी। सारा, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, मैं अगली मर्तबा के लिए एहतियात करूंगी। थैंक्स, शुक्रिया। मिस आमना, मिस आमना। इसको एक दफा फिर से रीड करते हैं। सारा, एक्सक्यूज मी मिस आमना, मिस आमना, यस व्हाट इज इट, क्या बात है। सारा, आई एम सॉरी, आई डिडंट ब्रिंग माई इंग्लिश वर्कबुक, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क लास्ट नाइट, आई लेफ्ट इट ऑन माई टेबल, कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज अपनी इंग्लिश वर्कबुक नहीं लेकर आई, मैं कल रात होमवर्क कर रही थी और फिर वहीं उसको टेबल पर छोड़ दिया। मिस आमना, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, मेक श्योर दैट यू ब्रिंग इट टुमारो, कि अगली मर्तबा के लिए एहतियात करें और इस बात की यकीन दहानी करें कि कल आप अपनी इंग्लिश वर्कबुक जरूर लेकर आएंगी। सारा, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, मैं अगली मर्तबा से एहतियात करूंगी। थैंक्स, शुक्रिया। मिस आमना, मिस आमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ डायलॉग, एक मुकालमा लिखिए ऑफ योर ओन, खुद से, यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, द एक्सप्रेशंस, ये इजहारात, गिवन अबव इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में, गिवन अबव जो कि ऊपर दिए गए हैं, यानी ऑफरिंग एंड एक्सेप्टिंग अपॉलजी की बात की जा रही है कि यहाँ पर हमने जो एक्सप्रेशंस पढ़े हैं कि इनको इस्तेमाल करते हुए एक डायलॉग अपनी नोटबुक में लिखना है। डायलॉग आपको दिया हुआ है, आप इसी में कुछ अमेंडमेंट्स कीजिए और इसी को अपनी नोटबुक में लिखें। जैसे यहाँ पर सारा है तो इसकी जगह आप फाइजा लिख लीजिए। एक्सक्यूज मी मिस आमना, तो आमना की जगह आप इसको मिस आयशा बना दीजिए। फाइजा, एक्सक्यूज मी मिस आयशा, मिस आयशा। यस व्हाट इज इट, जी हाँ क्या बात है। फाइजा, आई एम सॉरी, आई डिडंट ब्रिंग माई मैथ्स वर्कबुक,
मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज अपनी मैथ्स वर्कबुक नहीं लेकर आई। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क लास्ट नाइट, मैं कल रात अपना होमवर्क कर रही थी। आई लेफ्ट इट ऑन माई टेबल, और मैंने उसको मेज पर छोड़ दिया। मिस आयशा, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगली मरतबा से एहतियात कीजिए। मेक श्योर दैट यू ब्रिंग इट टुमारो, और इस बात की यकीन दहानी कीजिए कि कल आप अपनी मैथ्स वर्कबुक जरूर लेकर आएंगी। फाइजा, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, मैं अगली मरतबा से एहतियात करूंगी। थैंक्स, शुक्रिया मिस आयशा। तो ये आपकी वाली एक्टिविटी सॉल्व हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है लर्निंग टू स्पेल। स्पेलिंग सीखिए। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ लेटर्स उनमें मिसिंग है, उनको फिल करना है ताकि ये वर्ड्स कंप्लीट हो सके। फर्स्ट, JUDGE, JUDGE, जज। नेक्स्ट, QUE, QUEUE, क्यों यानी कतार। नेक्स्ट, PRESENCE, प्रेजेंस यानी मौजूदगी। नेक्स्ट, ENLIGHTEN, एनलाइटन यानी रोशन करना। लास्ट, BITTERLY, बिटरली यानी गुस्सा करना या अपना गम दिखाना। तो हमने यहाँ पर 5 वर्ड्स रीड किए, इनको दोबारा से रीड करते हैं। JUDGE, जज। QUEUE, क्यों कतार। PRESENCE, प्रेजेंस मौजूदगी। ENLIGHTEN, एनलाइटन रोशन करना। BITTERLY, बिटरली अपना गुस्सा दिखाना या अपना गम दिखाना। आपने इन वर्ड्स को स्पेलिंग्स के साथ और मीनिंग्स के साथ याद करना है। टीचिंग पॉइंट रीड करते हैं। टेल स्टूडेंट्स दैट व्हेन यू अपोलोजाइज, बच्चों को बताइए कि जब आप माफी मांगते हैं, इट मीन्स, इसका मतलब ये है दैट यू आर टेलिंग समवन, कि आप किसी को बता रहे हैं दैट यू आर सॉरी, कि आप शर्मिंदा हैं, फॉर द हर्ट यू कॉज्ड, उस गलती के लिए जो कि आपसे हुई। इवन इफ यू डिड नॉट डू इट पर्पसली, ऐसा हो सकता है कि आपने वो गलती जानबूझ के नहीं की, फिर भी आप उस गलती के लिए माफी मांग रहे हैं। Ask them to learn the given expressions and use them in their daily conversation, और बच्चों से कहिए कि इन expressions, offering an apology and accepting an apology, इनको याद कीजिए और अपनी डेली कन्वर्सेशन में इनको इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि अपॉलॉजी आपने कब मांगनी है, या अगर आप किसी से अपॉलॉजी मांग लेते हैं तो इसका मतलब क्या है। जब आप किसी से अपॉलॉजी मांगते हैं, किसी से माफ़ी मांगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी गलती पर शर्मिंदा है, फिर चाहे आपने वो गलती जानबूझ के की हो या आपसे अनजाने में हुई हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी से माफ़ी मांग लेते हैं और फिर बार बार उसी गलती को करते हैं। आपका माफ़ी मांगना ऐसा है कि आप इस बात का इकरार करते हैं कि आप आइंदा के बाद ये काम कभी नहीं करेंगे। तो माफ़ी मांगते वक्त ये बात ज़रूर जहन में रखिए कि आपने आइंदा के बाद वो गलत काम कभी भी नहीं करना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 20 की तरफ। यहाँ से ग्रामर स्टार्ट हो रही है, इसको स्टार्ट करते हैं। रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स। नाउन कहते हैं एनी नेमिंग वर्ड, यानी नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। नाउन के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 1 में हमने नाउन की 5 टाइप्स पढ़ी थी। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन्स। आज हम नाउन की एक दूसरी टाइप पढ़ेंगे, दैट इज रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स। रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स क्या हैं। रेगुलर नाउन्स आर इजीली मेड प्लूरल विद अ फ्यू सिंपल चेंजेस सच एज एडिंग एन एस और es to the end of the word। रेगुलर नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं
कि उनमें मामूली सी तब्दीली करने से, जैसे कि उनके साथ एस या ईएस लगा देने से हम उनकी प्लूरल यानी जमा हालत बना लेते हैं। वेयर एज इर्रेगुलर नाउन्स डोंट फॉलो दीज रूल्स, जबकि इर्रेगुलर नाउन्स इन कवानीन की पाबंदी नहीं करते, यानी उनके साथ एस या ईएस लगाने से उनकी जमा हालत नहीं बनती, बल्कि उनके लिए हमें कोई दूसरे रूल्स फॉलो करने होते हैं। अब यहाँ से इनको पढ़ते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये है रेगुलर नाउन्स जिनमें मामूली तब्दीली करने से यानी एस या ईएस लगा देने से उनकी जमा हालत बन जाती है, जैसे कि डे। डे के साथ आपने देखा कि एस ऐड किया है तो ये डेज बन गए हैं, यानी ये है एक दिन और ये है ज्यादा दिन। नेक्स्ट बैग, बस्ता। बैग्स, एस लगाने से ये बन गया है बस्ते यानी ज्यादा बैग्स। नेक्स्ट बेंच, ईएस लगाने से ये बन गया है बेंचेस, प्लूरल फॉर्म बन गई है। लास्ट है फॉक्स, लोमड़ी। इसके साथ ईएस ऐड करने से इसकी प्लूरल फॉर्म बन गई है फॉक्सेस। डे, डेज, बैग, बैग्स, बेंच, बेंचेस, फॉक्स, फॉक्सेस। इर्रेगुलर नाउन्स, मैन, आदमी। अब इस पे आप देखिए ये है MAN और यहाँ पर इसकी प्लूरल फॉर्म है MEN, ज्यादा आदमी। तो ये रेगुलर नहीं बल्कि इर्रेगुलर नाउन है, इसने कोई डेफिनेट रूल फॉलो नहीं किया अपनी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। नेक्स्ट फुट, पाउंड। फीट, 2 पाउंड या ज्यादा पाउंड, तो आपने देखा FOOT, FEET। नेक्स्ट माउस, चूहा, प्लूरल फॉर्म है माइस, MICE, माइस। लास्ट टूथ, दांत, प्लूरल फॉर्म है टीथ, ज्यादा दांत। मैन, मेन, फुट, फीट, माउस, माइस, टूथ, टीथ। नाउन्स को याद रखना इसलिए जरूरी है कि पेपर में अगर आपके पास सिंगुलर प्लूरल का क्वेश्चन आ जाता है तो अगर तो वो रेगुलर नाउन्स होंगे तो आप उनके साथ एस या ईएस ऐड कर लेंगे, वो तो आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर वो इर्रेगुलर नाउन्स हुए तो प्रॉब्लम आपको वहां पर आएगी। इसलिए आपको हर वर्ड उसका प्लूरल फॉर्म जरूर याद करना चाहिए। एक्टिविटी दी हुई है इसी से रिलेटेड, इसको देखते हैं। राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स। ये है रेगुलर नाउन्स, ये है इर्रेगुलर नाउन्स, हमने इनकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है। फर्स्ट है ट्री, दरख्त, प्लूरल है ट्रीज, ये रेगुलर नाउन है। टेबल, टेबल्स, एस ऐड किए हैं सिर्फ। बुश, झाड़ी, BUSHES, बुशेस, झाड़ियां। पेज, सफा, पेजेस, ज्यादा सफे। ट्री, दरख्त। अब पढ़ते हैं इर्रेगुलर नाउन्स को। वुमेन, इसको हम लिखेंगे वुमेन, EN। जैसे हमने MAN को MEN में चेंज किया था तो वुमेन में भी हम WOMAN को WOMEN कर देंगे। गूज, ये है एक परिंदा, हंस, जिसका प्लूरल फॉर्म है गीज। ऑक्स, बैल, प्लूरल फॉर्म है ऑक्सन। चाइल्ड, बच्चा, प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन, बच्चे। अब इन सबको दोबारा से रीड करते हैं एक मर्तबा। ट्री, ट्रीज, टेबल, टेबल्स, बुश, बुशेस, पेज, पेजेस, वुमेन, वुमेन, गूज, गीज, ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जो कि इसी रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स से रिलेटेड है। Rewrite the given sentences using the correct plural forms of the underlined noun in your notebook। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नाउन्स को अंडरलाइन किया है। इन सेंटेंसेस को हमने दोबारा से लिखना है इन अंडरलाइन वर्ड्स की प्लूरल फॉर्म लिखते हुए। राइट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम्स। और सेकेंड एक्टिविटी हमें ये दी गई है कि हमारे पास यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए गए हैं, एक पे लिखा हुआ है रेगुलर नाउन्स, दूसरा इर्रेगुलर नाउन्स। तो हमने देखना है कि आया ये नाउन्स रेगुलर हैं या इर्रेगुलर हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमने इनको इनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लिखना है। सबसे पहले हम कॉलम वाली एक्टिविटी कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन सेंटेंसेस को प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हुए हम इनको दोबारा से लिखेंगे। फर्स्ट, दिस कैट इज चेजिंग द माउस। 2 नाउन्स हैं, फर्स्ट है कैट, सेकेंड है माउस। कैट की प्लूरल फॉर्म होती है कैट्स,
माउस की प्लूरल फॉर्म होती है माइस। तो कैट हम लिखेंगे रेगुलर नाउन के कॉलम में और माउस हम लिखेंगे इर्रेगुलर नाउन के कॉलम में। सेकेंड, देयर वॉज अ मैन एंड अ वुमन एट द पार्टी। पार्टी में एक मर्द और एक औरत थी। अब मैन एंड वुमेन ये दोनों इर्रेगुलर हैं। मैन की प्लूरल फॉर्म होती है मेन, वुमेन की प्लूरल फॉर्म होती है वुमेन। तो इन दोनों को इर्रेगुलर नाउन के कॉलम में आपने लिखना है। नेक्स्ट, द डेंटिस्ट विल एग्जामिन माई टूथ। डेंटिस्ट की प्लूरल फॉर्म है DENTISTS, डेंटिस्ट, यानी ये रेगुलर नाउन है। टूथ की प्लूरल फॉर्म होती है टीथ, यानी ये इर्रेगुलर नाउन है। तो डेंटिस्ट को हम इस कॉलम में लिख लेंगे और टूथ को हम इर्रेगुलर नाउन के कॉलम में लिख लेंगे। नेक्स्ट, द गर्ल्स पुट अ ग्लास एंड अ प्लेट ऑन द टेबल। ये ऑलरेडी प्लूरल है तो इसको हम सिंगुलर में चेंज करेंगे। तो इसके सिंगुलर से हमें आइडिया हुआ कि ये रेगुलर नाउन है। ग्लास, ग्लास की प्लूरल फॉर्म होती है ग्लासेस, ES ऐड करने से ये रेगुलर नाउन है। प्लेट्स, प्लेट की प्लूरल फॉर्म होती है प्लेट्स, यानी S ऐड करने से, तो ये रेगुलर नाउन है। लास्ट, टेबल, टेबल की प्लूरल फॉर्म होती है टेबल्स, S ऐड करने से इसकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है, यानी ये रेगुलर नाउन है। अब है गर्ल्स, ग्लास, प्लेट, टेबल, ये चारों आते हैं रेगुलर नाउन के कॉलम में। स्पेस कम होने की वजह से इसको मैं यहाँ पर लिख नहीं सकती। माई मदर बॉट अ बुक। मदर की प्लूरल फॉर्म होती है मदर्स, यानी ये रेगुलर नाउन है। बुक की प्लूरल फॉर्म होती है बुक्स, यानी ये भी रेगुलर नाउन है। ये दोनों भी आएंगे रेगुलर नाउन्स के कॉलम में। तो हमने यहाँ पर देखा कैट रेगुलर नाउन, माउस इर्रेगुलर नाउन, मैन इर्रेगुलर नाउन, वुमेन इर्रेगुलर नाउन, डेंटिस्ट रेगुलर नाउन, टूथ इर्रेगुलर नाउन, गर्ल रेगुलर नाउन, ग्लास रेगुलर नाउन, प्लेट रेगुलर नाउन, टेबल रेगुलर नाउन, मदर रेगुलर नाउन, बुक रेगुलर नाउन। तो ये एक्टिविटी हमारी यहाँ पर एंड होती है। इस एक्टिविटी में हमसे 2 एक्टिविटीज करने का कहा गया था। अब हम करेंगे फर्स्ट एक्टिविटी, जिसमें कहा गया है that to rewrite the given sentences using the correct plural forms of the underlined nouns in your notebook, कि इन sentences को अपनी notebook में लिखें जो underlined nouns हैं उनकी plural form बनाते हुए। इसको read करते हैं। First sentence है the cat is chasing the mouse। बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है। चेजिंग, पीछा करना। अब कैट इसमें अंडरलाइन नाउन था और माउस इसमें अंडरलाइन नाउन था। अब सेंटेंस को प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। द कैट्स आर चेजिंग द माइस। माउस का प्लूरल है माइस, कैट का प्लूरल है कैट्स। इज और आर को मैंने चेंज किया है क्योंकि हम सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स को भी चेंज करते हैं, तो इसलिए आर को भी यहाँ पर चेंज किया गया है। सेकेंड सेंटेंस, there was a man and a woman at the party। man, woman, there were men and women at the party। men और women को चेंज किया गया है, was और were को चेंज किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब्स को भी चेंज करते हैं, तो was की जगह पर यहाँ पर वर आया है क्योंकि was लगता है सिंगुलर के साथ। अब यहाँ पर जब प्लूरल फॉर्म लग गई है तो इसके साथ वर लगेगा। थर्ड, द डेंटिस्ट विल एग्जामिन माई टूथ। डेंटिस्ट एंड टूथ, द डेंटिस्ट विल एग्जामिन माई टीथ। नेक्स्ट, द गर्ल पुट अ ग्लास एंड अ प्लेट ऑन द टेबल। गर्ल, glass, plate, table. The girls put glasses and plates on the table। लड़कियों ने ग्लास और प्लेटें टेबलों पर रखी। लास्ट, my mother bought a book। मेरी वालिदा एक किताब लेकर आई। यहाँ पर 2 नाउन्स थे लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक को ही मैंने चेंज किया है क्योंकि हम मदर यानी वालिदा को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सिर्फ बुक को बुक्स पे चेंज किया है। माई मदर बॉट अ बुक,
माई मदर बॉट बुक्स, मेरी वालिदा किताबें लेकर आई। इन सेंटेंसेस को एक दफा फिर से रीड करते हैं। द कैट इज चेजिंग द माउस, द कैट्स आर चेजिंग द माइस, देयर वॉज अ मैन एंड अ वुमन एट द पार्टी, देयर वर मेन एंड वुमेन एट द पार्टी, द डेंटिस्ट विल एग्जामिन माई टूथ, द डेंटिस्ट्स विल एग्जामिन माई टीथ, द गर्ल put a glass and a plate on the table, the girls put glasses and plates on the tables. Last, my mother bought a book, my mother bought books. मदर को भी चेंज किया जा सकता है, इसकी प्लूरल फॉर्म है मदर्स, लेकिन चूंकि अगर हम इसको चेंज करेंगे तो सेंटेंस की सेंस खराब हो जाएगी, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब वापस चलते हैं बुक की तरफ। यहाँ पर रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स का टॉपिक एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स एंड देयर प्लूरल्स बाय गिवन मोर एग्जांपल्स। बच्चों को रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स का कॉन्सेप्ट समझाएं मजीद एग्जाम्पल्स देते हुए। मेक 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स बनाए, रेगुलर नाउन्स एंड इरेगुलर नाउन्स ऑन द बोर्ड। बोर्ड पर कॉलम्स बनाए, एक में लिखे रेगुलर नाउन, दूसरे में लिखे इरेगुलर नाउन्स। हैव स्टूडेंट कम अप विद डिफरेंट नाउन्स एंड देयर प्लूरल्स, राइट देम इन देयर रेलेवेंट कॉलम्स। आप बच्चों से कहें कि आपको नाउन्स की मजीद एग्जाम्पल्स दें और फिर उनकी फॉर्म के अकॉर्डिंग आप उनको उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लिखें। इससे ये होगा कि बच्चों को रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स के दरमियान का डिफरेंस पता चलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 21। ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेट आर्टिकल द। यूनिट नंबर 1 में हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि हैं ए एंड एन। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, जो कि है द। डेफिनेट आर्टिकल के अप्लाई करने के अपने कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। आज हम उन रूल्स को पढ़ेंगे। डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉन्सोनेंट नाउन्स के साथ हम ए ऐड करेंगे, जबकि वोवल नाउन्स के साथ हम एन ऐड करेंगे। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द। दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़िए और डेफिनेट आर्टिकल द के इस्तेमाल पर गौर करें। रूल नंबर 1, when we talk about something already known thing or which have been previously mentioned. When we talk about, जब हम बात करते हैं something already known, ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता होता है, और which have been previously mentioned, या जिसके बारे में पहले से जिक्र हो चुका हो, या जिसके बारे में पहले से जिक्र हो चुका हो, previously पहले से। तो यहाँ पर हमने 2 रूल्स पढ़े हैं। When we talk about something already known thing, second rule, which have been previously mentioned. I have a parrot. मेरे पास एक तोता है। The parrot is green. अब यहाँ पर the ऐड किया गया है क्योंकि पैरेट का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये सेकंड रूल के साथ है, which have been previously mentioned, कि जब पैरेट का जिक्र एक दफ़ा हो चुका है तो दोबारा से जब उसका जिक्र किया जाएगा तो उसके साथ द लगेगा। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कीज? क्या आपको मालूम है कि मैंने चाबियां कहाँ पर छोड़ी है? ये है फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग ऑलरेडी नोन थिंग, जब हमें पहले से किसी चीज़ के बारे में पता हो तो उसके साथ हम द लगाते हैं। सेकेंड रूल, we define or identify a particular person or object. When we define, जब हम वजाहत करते हैं, और identify या शनाख्त करते हैं a particular person or object, किसी खास शख्स या किसी खास चीज की। Can you see the boy? क्या आप उस लड़के को देख सकते हैं? In the red shirt, जो कि रेड शर्ट पे है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली बात की जा रही है the boy in the red shirt. The man who wrote this book is famous. The man, वो शख्स जिसने ये किताब लिखी है वो बहुत फेमस है। अब पर्टिकुलरली उस शख्स के बारे में बात की जा रही है, उस बुक के राइटर के बारे में बात की जा रही है, इसलिए इसके साथ द ऐड किया गया है। नेक्स्ट रूल, रेफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक। ऐसे लोगों का जिक्र करना और ऐसी चीज़ों का जिक्र करना जो कि यूनिक यानी मुनफरिद हों। Clouds drifted across the sky. बादल आसमान में गर्दिश करते हुए चले गए। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली द स्काई की बात की जा रही है, स्काई एक ही है तो उसके साथ द ऐड किया गया है। द सन
Sets at 7 o'clock in the evening. Specific time or specific object. Next rule, before superlatives of adjectives and ordinal numbers. यहाँ पर भी दो चीज़ों का जिक्र किया गया है. फर्स्ट है superlatives of adjectives. इसमें सिफ्त की तीसरी हालत. यह आपका नेक्स्ट टॉपिक यही है. मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाने के बाद ये पॉइंट फिर से रिवाइज करवा दूंगी. एंड ऑर्डिनल नंबर्स और दादी तरतीब. ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं जब हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं. दिस इज द हाईएस्ट बिल्डिंग इन लाहौर. द हाईएस्ट, हाईएस्ट है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके साथ द ऐड किया गया है. दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे. थर्ड टाइम, थर्ड है ऑर्डिनल नंबर, इसलिए इसके साथ द ऐड किया गया है. अब अगर थर्ड की जगह मैं 10th लिखती तब भी इसके साथ द ही ऐड किया जाता, और ये है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इसलिए इसके साथ द ऐड किया गया है. नेक्स्ट रूल, विद नाउन्स, नाउन्स के साथ, टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें किसी खास ग्रोह के बारे में बात की गई हो. द जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल. अच्छा, ये सेंटेंस जो है ये एग्जाम्पल है इस वाले रूल की, क्योंकि टॉलेस्ट इसमें एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए ये इस रूल के साथ नहीं बल्कि इस रूल के साथ है. इस रूल की एग्जाम्पल रीड करते हैं. शी हैज गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर. द पुअर, गरीबों को. द पुअर ये है अ होल ग्रुप ऑफ पीपल. इसमें स्पेसिफिकली किसी एक शख्स के बारे में बात नहीं की जा रही बल्कि एक खास ग्रोह के बारे में बात की जा रही है. नेक्स्ट रूल, विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, दरिया के नामों के साथ. माउंटेन रेंज, पहाड़ी सिलसिला. ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जजीरे. कैनाल्स, नहरें. एंड ओशंस, और समंदर. यानी दरिया के नामों के साथ, पहाड़ी सिलसिलों के नामों के साथ, नहरों के साथ, जजीरों के साथ और समंदरों के साथ, इन सब के साथ द ऐड किया जाएगा. देयर शिप क्रॉस्ड द अटलांटिक इन 3 days. उनका बहरी जहाज 3 दिनों में. द अटलांटिक, बहरे ओकानूस. अब ये बहर की बात की जा रही है, समंदर की बात की जा रही है कि 3 दिनों में उनका बहरी जहाज वहां से गुजर गया. नेक्स्ट, दे कॉट फिश फ्रॉम द रावी. उन्होंने मछली पकड़ी दरियाए रावी से. हाइकिंग अक्रॉस द हिमालयाज वुड बी डिफिकल्ट. हाइकिंग कहते हैं पैदल पहाड़ पर चढ़ना. हाइकिंग अक्रॉस द हिमालयाज, हिमालय है एक पहाड़ी सिलसिला. वुड बी डिफिकल्ट कि ये मुश्किल होगा अगर वो हिमालय के पहाड़ी सिलसिले पर पैदल चढ़ेंगे. तो इन एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कैनाल्स और ओशंस के साथ भी द ऐड किया जाता है. अब लास्ट रूल रीड करते हैं. विद द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, मशहूर इमारतों के साथ. म्यूजियम्स, अजायब घर. एंड मॉन्यूमेंट्स, और यादगार इमारतें, इनके साथ भी द लगाया जाता है. वी वेंट टू द लाहौर म्यूजियम. हम लाहौर के अजायब घर गए. सारा विजिटेड द फैसल मॉस्क. सारा ने फैसल मस्जिद की सैर की. तो यहाँ पर आपने देखा कि ये एक मॉन्यूमेंट है और ये म्यूजियम है जिसके साथ द ऐड किया गया है. तो यहाँ पर हमने कुछ स्पेसिफिक रूल्स पढ़े डेफिनेट आर्टिकल द की एप्लीकेशन के लिए. अब एक दफा इन रूल्स को फिर से रीड करते हैं. When we talk about something already known thing or which have been previously mentioned, जब किसी ऐसी चीज का जिक्र हो जिसको हम पहले से जानते हैं या जिसका जिक्र पहले हो चुका हो. Second, we define or identify a particular person or object, जब हम किसी खास चीज की वजाहत करते हैं या उसकी शनाख्त करते हैं. Third, to refer to people or objects that are unique, उन लोगों का या उन चीजों का हवाला देना जो कि यूनिक यानी मुनफरिद हो. Next, before superlatives of adjectives and ordinal numbers,
इसमें सिफ्त की तीसरी हालत के साथ और एदादी तरतीब यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनको हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं, इनके साथ हम द ऐड करते हैं। नेक्स्ट, विद नाउन्स टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, के ऐसे नाउन्स के साथ जिनमें किसी खास ग्रुप का जिक्र किया गया हो। नेक्स्ट, विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, कैनाल्स एंड ओशंस, दरियाओं के साथ, पहाड़ी सिलसिलों के साथ, जजीरों के साथ, नहरों के साथ और समंदरों के साथ। लास्ट, विद द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स और मोनूमेंट्स, मशहूर इमारतों के साथ, अजायब घरों के साथ और यादगार इमारतों के साथ। इनके साथ हम द ऐड करते हैं। और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे नाउन्स जो कि कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होंगे उनसे पहले हम अ ऐड करेंगे, और ऐसे नाउन्स जो कि वोवल लेटर से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम एन लगाएंगे। अब नीचे हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स दोनों को देखते हुए इसको सॉल्व करना है। इसको स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स, खाली जगह को पूर्ण करें सही आर्टिकल के साथ। फर्स्ट, एशिया इज डैश लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यहाँ पर यूज हुई है सुपरलेटिव डिग्री, साथ ही कॉन्टिनेंट का जिक्र आया है यानी बरे आजम। इन दोनों के साथ लगता है द। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सेकेंड, माई कजन इज डैश डॉक्टर। ए एंड द डॉक्टर, ये डी से स्टार्ट हो रहा है, डी कॉन्सोनेंट लेटर है तो इसके साथ आएगा अ। माई कजन इज अ डॉक्टर। टीचिंग पॉइंट रीड कर लेते हैं। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द एंड इट्स रूल्स इन डिटेल बाय गिविंग मोर एग्जांपल्स। ऑल्सो हैव देम रिकॉल द यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इसमें कहा गया है कि बच्चों को डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल समझाएं और साथ ही उनको इनडेफिनेट आर्टिकल्स दोबारा से दोहराएं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी ए एंड एन और डेफिनेट आर्टिकल द। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 22 की तरफ। There is dash orange on the table. A and the orange start हो रहा है vowel letter से तो इसके साथ आएगा an. There is an orange on the table. Next, bring me dash bottle of water. Bring me a bottle of water क्योंकि ये consonant letter है. Next, Sadia is dash honest girl. Honest. ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, हम ओ को देखेंगे, ओ वोवल लेटर है इसलिए इसके साथ एन आएगा। सादिया इज एन ऑनेस्ट गर्ल। सादिया एक ईमानदार लड़की है। लास्ट, ही क्विकली एट डैश केक। ही क्विकली एट द केक, उसने जल्दी से केक खा लिया। यहाँ पर आर्टिकल्स की एक्टिविटी एंड होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक्टिविटी भी आर्टिकल्स से रिलेटेड है। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल्स इन योर नोटबुक। के दिए हुए जुमलों को दोबारा से लिखिए इनमें करेक्ट आर्टिकल्स पुट करने के बाद। फर्स्ट, इंडस इज लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। इसमें आएगा यहाँ पर इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। इसके साथ द इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आई है लॉन्गेस्ट, और इसके अलावा रिवर का भी जिक्र है इंडस रिवर, इसलिए भी इसके साथ द लगा है। नेक्स्ट, ये सेंटेंस इसमें कोई मिसप्रिंटिंग हुई है, ये ठीक नहीं है इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं करते। नेक्स्ट, ही लिव्स इन हाउस नेक्स्ट टू अवर्स। ही लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू अवर्स, वो हमारे घर से अगले घर में रहता है तो इनके बाद द ऐड करेंगे। हिज फादर लाइक्स टू रीड डेली न्यूज। हिज फादर लाइक्स टू रीड द डेली न्यूज, उनके वालिद को रोजाना की खबरें पढ़ना पसंद है। यू कैन गो एनीवेयर इन वर्ल्ड। यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हैं। तो जहां पर मैंने स्लैश लगाया है आपने यहाँ पर इन आर्टिकल्स को पुट करना है। इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। He lives in the house next to ours. His father likes to read the daily newspaper. You can go anywhere in the world. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। A and with mute consonant letters, ये भी आर्टिकल से रिलेटेड ही टॉपिक है। Indefinite articles with mute consonant letters.
रीड मी पोर्शन को रीड करते हैं। सम वर्ड्स हैव इनिशियल कॉन्सोनेंट्स विच आर नॉट प्रोनाउंस्ड। कुछ अल्फाज के इब्तदाई जो हुरूफ होते हैं जो कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं दैट आर नॉट प्रोनाउंस्ड, उनकी तलफ़ुज़ अदा नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल एच इन ऑनेस्ट, जैसे कि ऑनेस्ट में एच साइलेंट है। W इन रैप, जैसे कि रैप में W साइलेंट है। K इन नॉक, नॉक में K साइलेंट है। We put the article a or an with these words by focusing on the second letter। यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट बात है कि जब लेटर साइलेंट हो गया है तो फिर हमने साइलेंट लेटर को नहीं देखना बल्कि उससे अगले लेटर को देखना है। इसको रीड करते हैं। Read the given sentences and notice the use of a and an with mute consonant letters। कि दिए हुए sentences को पढ़िए और गौर करें कि a और an का इस्तेमाल किया गया है mute consonant letters के साथ। First, Sarah had returned after an hour। अब H कॉन्सोनेंट है, इसके साथ A लगाना चाहिए था, लेकिन जैसे कि H साइलेंट है तो O को देखते हुए इसके साथ N लगाया गया है। नेक्स्ट, यूसुफ इज एन ऑनरेबल सिटीजन। ऑनरेबल में H साइलेंट है, O को देखते हुए इसके साथ N ऐड किया गया है। हिज फादर इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन। उसके वालिद एक ईमानदार ताजिर है। ऑनेस्ट में H साइलेंट है, O को देखते हुए N लगाया गया है। ही गेव हिम अ रैप्ड गिफ्ट बॉक्स। अब W साइलेंट है, हालांकि W भी कॉन्सोनेंट है, R भी कॉन्सोनेंट है, इसके साथ A लगाया गया है। माई मदर बॉट अ रिस्ट वॉच। मेरी वालदा मेरे लिए घड़ी लेकर आई। R को देखते हुए इसके साथ A ऐड किया गया है। ब्रिंग अ नाइफ फ्रॉम द किचन। नाइफ में K साइलेंट है, A ऐड किया गया है। द टीचर हैज शोन द डायग्राम ऑफ अ नी। टीचर ने घुटने का डायग्राम दिखाया है। नी में K साइलेंट है, A ऐड किया गया है। दोबारा से रीड करते हैं। सारा हैड रिटर्न आफ्टर एन और। सारा 1 घंटे के बाद वापस आ गई। यूसुफ इज एन ऑनरेबल सिटीजन। यूसुफ एक मुअज़्ज़ज़ शहरी है। सिटीजन शहरी, ऑनरेबल मुअज़्ज़ज़। हिज फादर इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन। उसके वालिद एक ईमानदार ताजिर हैं। ही गेव मी अ रैप्ड गिफ्ट बॉक्स। उसने मुझे एक पैक शुदा गिफ्ट दिया, तोहफा दिया। माई मदर बॉट अ रिस्ट वॉच। मेरी वालदा मेरे लिए घड़ी लेकर आई। रिस्ट वॉच वो वाली घड़ी होती है जो हम अपनी कलाई में पहनते हैं। ब्रिंग अ नाइफ फ्रॉम द किचन। किचन से एक छुरी लेकर आओ। द टीचर हैज शोन द डायग्राम ऑफ अ नी। टीचर ने हमें घुटने का डायग्राम दिखाया। यहाँ पर आर्टिकल्स का टॉपिक हमारा एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स। डिग्रीज, मराहिल या रुतबा। रेगुलर एडजेक्टिव्स, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स को उर्दू में कहा जाता है इसमें सिफ्त। रेगुलर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की 2 फॉर्म्स हैं, एक है रेगुलर, दूसरा है इर्रेगुलर। ये मैं आपको एंड में समझाऊंगी। फिलहाल हम देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स क्या हैं। एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज। एडजेक्टिव्स यानी इसमें सिफ्त की 3 डिग्रीज हैं, दैट इज पॉजिटिव और बेस फॉर्म। फर्स्ट है पॉजिटिव और बेस फॉर्म, सेकंड है कंपैरेटिव, थर्ड है सुपरलेटिव। यानी एडजेक्टिव्स इसमें सिफ्त की 3 डिग्रीज हैं। अब 1 बाय 1 इनको रीड करते हैं कि ये क्या है। द पॉजिटिव और बेस फॉर्म मॉडिफाइज द नाउन। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नाउन की मजीद वजाहत करता है, यानी इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। तो यहाँ पर पॉजिटिव और बेस फॉर्म के बारे में कहा गया है कि ये नाउन को मॉडिफाइज करता है, यानी उसको मजीद बयान करता है। बट डज नॉट कंपेयर इट इन टर्म ऑफ क्वालिटी, लेकिन ये उसकी क्वालिटी के लिहाज से, उसकी खुसूसियात की बिना पर उसको कंपेयर, उसका किसी से मवाजना नहीं करता। कंपेयर, मुआजना करना। द कंपैरेटिव कंपेयर्स 1 डिग्री टू अनदर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, लेकिन जो इसकी सेकंड डिग्री है जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, वो मवाजना करता है एक का दूसरे से इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, उसकी खुसूसियात की बिना पर एक का दूसरे से मवाजना करता है। द सुपरलेटिव कंपेयर्स द डिग्री अगेंस्ट अदर्स एंड डिक्लेयर्स इटसेल्फ सुपीरियर, और जो सुपरलेटिव यानी तीसरी हालत है वो मवाजना करता है उस डिग्री का अगेंस्ट अदर, बाकी सबके साथ, एंड डिक्लेयर्स और ऐलान करता है
या इकरार करता है। इट्स सेल्फ सुपीरियर, खुद को सबसे बड़ा बताता है। सुपीरियर कहते हैं सबसे बड़ा। तो यहाँ पर हमने एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज पढ़ी। फर्स्ट हमने पढ़ा कि वो बेस फॉर्म होती है, वो नॉर्मली नाउन को डिफाइन करता है। सेकेंड जो है वो 2 नाउन्स को कंपेयर करता है। और थर्ड डिग्री जो है जिसको सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है, वो एक नाउन को बाकी सबसे सुपीरियर बताता है। अब यहाँ से इसको रीड करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। रीड द गिवन डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स विद देयर सेंटेंसेस। दिए हुए रेगुलर एडजेक्टिव्स को जुमलों के साथ पढ़िए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कॉलम्स हैं, यानी ये फर्स्ट डिग्री है, ये सेकंड डिग्री है और ये थर्ड डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। द पाथ इज लॉन्ग, ये रास्ता लंबा है, यानी एक रास्ता है। अब यहाँ पे पाथ क्या है, ये नाउन है, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको मजीद बयान कर रहा है कि ये जो रास्ता है ये लॉन्ग लंबा है। कंपैरेटिव डिग्री क्या है, दिस पाथ इज लॉन्गर देन दैट। अब 2 रास्ते हैं तो कहा जा रहा है कि ये वाला रास्ता इस वाले रास्ते से ज्यादा लंबा है। सुपरलेटिव डिग्री, दिस पाथ इज द लॉन्गेस्ट, ये रास्ता सारे रास्तों में सबसे बड़ा है। अब यहाँ पर 2, 3, 4 जितने भी रास्ते हैं उन सब की बात की जा रही है कि ये वाला रास्ता उन सारे रास्तों से सबसे ज्यादा बड़ा है। माई बैग इज हैवी, मेरा बस्ता भारी है। माई बैग इज हैवियर देन योर्स, मेरा बैग तुम्हारे बैग से ज्यादा भारी है, यानी इसमें कंपैरिजन आ गया है। कंपैरेटिव डिग्री में आपने ध्यान रखना है कि इसमें ये वाला देन जरूर इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट, माई बैग इज द हैवीएस्ट, मेरा बैग सबसे ज्यादा भारी है। नेक्स्ट पेज पर मजीद सेंटेंसेस को रीड करते हैं। दिस इज अ स्मॉल बॉक्स, ये एक छोटा सा बॉक्स है। दिस बॉक्स इज स्मॉलर देन योर्स, मेरा जो बॉक्स है ये इस वाले बॉक्स से यानी तुम्हारे वाले बॉक्स से ज्यादा भारी है। इट इज द स्मॉलेस्ट बॉक्स इन द रूम, ये रूम में जितने भी बॉक्सेस पड़े हुए हैं ये उनमें सबसे ज्यादा छोटा है। हर ब्रदर इज टॉल, उसका भाई लंबा है। हर ब्रदर इज टॉलर देन माइन, उसका भाई मेरे भाई से ज्यादा लंबा है। हर ब्रदर इज द टॉलेस्ट बॉय इन अवर स्कूल, उसका भाई हमारे स्कूल के सारे लड़कों में सबसे ज्यादा लंबा है। यह है लंबा, स्मॉलर कहते हैं छोटा। माई हाउस इज बिग, मेरा घर बड़ा है। माई हाउस इज बिगर देन योर्स, मेरा घर तुम्हारे घर से ज्यादा बड़ा है। माई हाउस इज द बिगेस्ट हाउस इन द टाउन, हमारा घर इस कस्बे का सबसे बड़ा घर है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स। हमने देखा कि इनकी 3 डिग्रीज हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री जिसमें नाउन को मॉडिफाई किया जाता है। सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री जिसमें 2 नाउन्स को कंपेयर किया जाता है। और थर्ड डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री जिसमें एक नाउन को बाकी तमाम नाउन्स के साथ कंपेयर किया जाता है और उसको सुपीरियर बताया जाता है। नीचे एक्टिविटी है उसको रीड करते हैं। राइट द डिग्रीज ऑफ द गिवन रेगुलर एडजेक्टिव्स इन योर नोटबुक एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। नीचे आपको कुछ रेगुलर एडजेक्टिव्स नजर आ रहे होंगे, उनको सेंटेंसेस में यूज करना है, नोटबुक में लिखना है। इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है लार्ज यानी बड़ा। सेकंड यंग जवान। थर्ड ग्रेट अजीम। नेक्स्ट ओल्ड बूढ़ा। लास्ट है फास्ट तेज। अब इनके सेंटेंसेस को रीड करते हैं। सेंटेंसेस हम सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे, फिर कंपैरेटिव डिग्री में और फिर सुपरलेटिव डिग्री में। बी ग्रेटफुल। रेगुलर एडजेक्टिव्स। फर्स्ट है लार्ज, द वाटरमेलन इज लार्ज, ये खरबूजा बड़ा है। लार्जर, द ब्लू व्हेल इज लार्जर देन द डॉल्फिन, ब्लू व्हेल मछली जो है ये डॉल्फिन से ज्यादा बड़ी है। लार्जेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज द लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। तो यहाँ पे हमने बेस फॉर्म देखा जिसमें नाउन को मॉडिफाई किया गया है। नाउन के बारे में बताया गया है कि वाटरमेलन बड़ा है। सेकंड में हमने देखा कि कंपेयर किया गया है 2 नाउन्स को, एक है ब्लू व्हेल दूसरा है डॉल्फिन, इन दोनों को कंपेयर किया गया है। और लास्ट में हमने देखा कि माउंट एवरेस्ट को दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ कहा गया है, यानी उसको सबसे बरतर करार दिया गया है। सेकंड यंग जवान, सारा इज यंग, सारा जवान है। यंगर, अली इज यंगर देन हिज सिस्टर, अली उसकी बहन से छोटा है।
यंगेस्ट सबसे छोटा, आयशा इज द यंगेस्ट इन हर फैमिली, आयशा अपने खानदान में सबसे छोटी है। नेक्स्ट, ग्रेट, इट इज अ ग्रेट डे फॉर अ पिकनिक, ये एक पिकनिक के लिए अच्छा दिन है। ग्रेटर, हिज कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन माइन, उसका हिस्सा मेरे हिस्से से ज्यादा है। ग्रेटेस्ट, सबसे अजीम, शेक्सपियर इज कंसिडर्ड, शेक्सपियर को माना जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइटर्स इन हिस्ट्री, उसको तारीख में सबसे अजीम प्ले राइटर माना जाता है। आप इंशाल्लाह आगे जब कॉलेज में जाएंगे तो आप शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे, आप इनकी पोएम्स और इनके प्लेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ओल्ड, बूढ़ा, द ट्री इन अवर गार्डन इज ओल्ड, हमारे बाग में जो दरख्त है वो पुराना है। ओल्डर, माई ग्रैंड फादर इज ओल्डर देन माई ग्रैंड मदर, मेरे दादा जान मेरी दादी जान से ज्यादा बूढ़े हैं। ओल्डेस्ट, द ओक ट्री इन द पार्क इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द सिटी, जो पार्क में ओक ट्री है वो इस सिटी का, वो इस शहर का सबसे पुराना दरख्त है। लास्ट, फास्ट, द रैबिट रन्स फास्ट, खरगोश तेज दौड़ता है। फास्टर, अ स्पोर्ट कार इज फास्टर देन अ ट्रक, एक स्पोर्ट्स कार ट्रक से ज्यादा तेज चलती है। फास्टेस्ट, द चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, चीता लैंड एनिमल जमीनी जानवरों में सबसे तेज दौड़ता है। द चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। तो यहां पर हमने सेंटेंसेस को रीड किया। रेगुलर एडजेक्टिव्स जो हमें दिए गए थे 5, फर्स्ट लार्ज, सेकंड यंग, थर्ड ग्रेट, फोर्थ ओल्ड और लास्ट फास्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले हम पिछले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 21, और यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा था, रूल नंबर 4, जिसमें हमने आर्टिकल द के बारे में पढ़ा था कि हम आर्टिकल द किस किस के साथ लगाएंगे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा द लगाएंगे बिफोर सुपरलेटिव्स ऑफ एडजेक्टिव्स, कि इसमें सिफ्त की जो तीसरी हालत होती है उसके साथ हमेशा द लगाया जाएगा। जैसे यहाँ पर लगा था द हाईएस्ट, सबसे बुलंद, द टॉलेस्ट, सबसे लंबा। तो ये हमने फिर से एक दफा रिवाइज किया डेफिनेट आर्टिकल द की एप्लीकेशन के रूल्स को, जिसमें ये था कि सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हमेशा द लगाया जाएगा। अब वापस यहाँ पर देखते हैं डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स। रेगुलर और इर्रेगुलर को अब देखते हैं। एडजेक्टिव की दो हालतें हैं, एक है रेगुलर, दूसरा है इर्रेगुलर। रेगुलर ये है कि हमें एक वर्ड दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग, और उसकी सेकेंड फॉर्म बन जाए ER लगाने से लॉन्गर, और थर्ड फॉर्म उसकी बन जाए EST लगाने से लॉन्गेस्ट। लेकिन इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ अगर हम ER या EST लगाएं तो उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनती, जैसे कि गुड। अब गुड भी एक एडजेक्टिव है, ये हो गई उसकी बेस फॉर्म। जब हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम लिखेंगे बेटर, दैट बनाना टेस्ट्स बेटर देन एप्पल, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है गुड, बेटर, बेस्ट। अली इज बेस्ट अमंग ऑल, कि अली सब में सबसे ज्यादा अच्छा है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स की। हमने नाउन में भी इन फॉर्म्स को पढ़ा था, रेगुलर नाउन एंड इर्रेगुलर नाउन, वहां पर बात सिंगुलर प्लूरल की थी। यहाँ पर है उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने की और सुपरलेटिव डिग्री बनाने की, कि रेगुलर में हम उसके साथ ER और EST लगाकर उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं, लेकिन इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स में ऐसा नहीं होता। हम आगे जाकर इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स के बारे में भी पढ़ेंगे, वहां पर फिर हम इसको ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23 पर, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ से राइटिंग का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखिए। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़िए, एंड नोटिस द यूज ऑफ कंजंक्शंस, और कंजंक्शंस के इस्तेमाल पर गौर करें। अब रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शंस आर वर्ड्स, कंजंक्शंस ऐसे अल्फाज होते हैं दैट जॉइन वर्ड्स, जो कि अल्फाज को मिलाता है, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, जुमलों को। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एंड, बट, और, बिकॉज, etc. are the most frequently used conjunctions.
ये बकसरत इस्तेमाल होने वाले कंजंक्शंस हैं। इनको उर्दू में कहा जाता है हुरूफे अत्फ। अब इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं ताकि हम कंजंक्शंस के यूज को बेहतर तरीके से समझ सकें। अली एंड अहमद, अली और अहमद। अब इन दोनों वर्ड्स को मिलाया गया है कंजंक्शन की हेल्प से। डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन मंडे, अली और अहमद मंडे को स्कूल नहीं गए। दे प्लेड एंड जम्प्ड, अब प्लेड और जम्प्ड इनको मिलाया गया है इस कंजंक्शन की हेल्प से। टू वर्ड्स हैं। इन देयर रूम बिकॉज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, वो खेलते रहे और छलांगे लगाते रहे अपने कमरे में क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। आउटसाइड बाहर, रेनिंग बारिश। अली वॉज हंग्री, अली को भूख लगी थी। सो तो इसलिए ही वेंट टू द किचन, वो किचन गया। एंड लुक्ड फॉर समथिंग टू ईट इन द फ्रिज, और उसने खाने के लिए कुछ देखा फ्रिज में। अली वॉज हंग्री, ये है एक फ्रेज। सो इसको इस कंजंक्शन के साथ मिलाया गया है। ही वेंट टू द किचन, वो किचन गया। एंड अब इस फ्रेज को इसके साथ मिलाया गया है इसके जरिए, और फिर इस फ्रेज को इस फ्रेज के साथ मिलाया गया है इस कंजंक्शन के जरिए। ही ओपन द साइड कैबिनेट, उसने साइड कैबिनेट खोला। एंड सॉ डिफरेंट स्नैक्स इन इट, और उसने उसमें खाने की काफ़ी सारी मुख्तलिफ चीज़ें देखी। अब इस फ्रेज को मिलाया गया है इस फ्रेज के साथ इस कंजंक्शन की हेल्प से। ही ग्रैब्ड अ फ्यू, उसने कुछ चीज़ें उठाई। एंड आस्क्ड अहमद, और अहमद से पूछा डू यू लाइक टू टेक चिप्स और बिस्किट्स, क्या तुम चिप्स खाना पसंद करोगे या बिस्किट्स खाना पसंद करोगे। इस फ्रेज को मिलाया गया इस फ्रेज के साथ इस कंजंक्शन की हेल्प से, और इस फ्रेज को मिलाया गया इस फ्रेज के साथ इस कंजंक्शन की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने देखा एंड, सो और। यहाँ पर हमने 3 कंजंक्शंस देखे। इसके अलावा भी यहाँ पर लिखे गए हैं जैसे कि बट एंड बिकॉज। इनके बारे में हमने सेंटेंसेस नहीं पढ़े। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम इनके बारे में भी सेंटेंसेस रीड करते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जो कि इन्हीं कंजंक्शन से रिलेटेड है। नाउ राइट अ फ्यू सेंटेंसेस यूजिंग द अबव कंजंक्शंस इन योर नोटबुक। ऊपर जिन कंजंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा उनके बारे में हमें कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं और फिर आपने उनको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। फर्स्ट है एंड, जिसको उर्दू में कहते हैं और। आई लाइक एप्पल्स, मुझे एप्पल्स पसंद है। एंड बनानास, और केले, मुझे सेब और केले पसंद है। अब ये 2 वर्ड्स हैं जिनको इस कंजंक्शन की हेल्प से ज्वाइन किया गया है। बट, लेकिन। आई वॉन्ट टू प्ले आउटसाइड, मुझे बाहर खेलना है। बट इट्स रेनिंग, लेकिन बारिश हो रही है। अब यहाँ पर 2 फ्रेजेस हैं जिनको इस कंजंक्शन की हेल्प से ज्वाइन किया गया है। और या। डू यू वॉन्ट एन ऑरेंज और अ बनाना, क्या आपको माल्टा चाहिए या बनाना केला चाहिए। इसको मिलाया गया है इस कंजंक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट बिकॉज, क्योंकि। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। बिकॉज आई डिडंट ईट ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था। अब आई एम हंग्री एक फ्रेज है जिसको मिलाया गया है इस फ्रेज के साथ इस कंजंक्शन की हेल्प से। सो तो फिर। इट्स हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी है। सो लेट्स गो स्विमिंग, तो आओ फिर तैराकी के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इन कंजंक्शंस को सेंटेंसेस में यूज किया गया। ये कंजंक्शंस 2 वर्ड्स को, 2 फ्रेजेस को या 2 सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। यहाँ पर कंजंक्शंस का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़िए। एंड नोटिस द यूज ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड्स, और ट्रांजिशनल वर्ड्स के इस्तेमाल पर गौर करें। पहले हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं कि ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या होते हैं। ट्रांजिशनल वर्ड्स आर यूज्ड टू कैरी अ थॉट फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर। ट्रांजिशनल वर्ड्स ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि किसी एक जुमले से थॉट, किसी ख्याल, किसी सोच को दूसरे जुमले तक ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, फॉर इंस्टेंस, जैसे कि हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पर। फॉर इंस्टेंस, मसलन, आर यूज्ड टू इलस्ट्रेट, ये दिखाता है व्हाट हैज बीन ऑलरेडी सेड, कि पहले से क्या बताया जा चुका है। वी यूज देयरफॉर, हम इस्तेमाल करते हैं देयरफॉर, इसीलिए।
टू शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, कि ये किसी काम का नतीजा दिखाता है। इनकी सेंटेंसेस को रीड करते हैं, आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम रीड करेंगे ट्रांजिशनल वर्ड फॉर एग्जाम्पल के बारे में। ये है फर्स्ट ट्रांजिशनल वर्ड फॉर एग्जाम्पल। मिसाल के तौर पर फर्स्ट, वी ईट हेल्दी फूड, हम सेहत बख्श खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एग अंडे, मिल्क दूध, फ्रूट फल एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां। अब यहाँ पर एक बात बताई गई है, वी ईट हेल्दी फूड, कि हम सेहत बख्श खाना खाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इस ट्रांजिशनल डिवाइस के जरिए यहाँ का थॉट इस सेंटेंस में ट्रांसफर किया गया है। सेकेंड, यू शुड अडॉप्ट गुड हैबिट्स इन योर लाइफ, आपको अपनी जिंदगी में अच्छी आदत अपनानी चाहिए। गुड हैबिट्स अच्छी आदत, अडॉप्ट्स अपनाना। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हेल्पिंग अदर्स एंड बीइंग काइंड टू अदर्स, दूसरों की मदद करना और दूसरों के साथ रहमदिली से पेश आना। अब इस सेंटेंस का जो थॉट है वो इस ट्रांजिशनल डिवाइस के जरिए यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजिशनल वर्ड है फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस मसलन। फॉर इंस्टेंस मसलन, डिलाइट इज ऑपोजिट टू सॉरो, डिलाइट खुशी मुतजाद है या उलट है गम का। नेक्स्ट, देयरफॉर इसीलिए। शी केम फर्स्ट, वो पहले आई। देयरफॉर इसीलिए शी गॉट एडमिशन टू अ गुड कॉलेज, इसीलिए उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अब देयरफॉर के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके जरिए एक किए गए एक्शन का रिजल्ट दिखाया जाता है। एक्शन क्या था कि वो पहले आई, उसका रिजल्ट क्या आया कि उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सेकेंड, आई एम स्लीपी, ये है एक्शन। देयरफॉर इसीलिए, उसका रिजल्ट क्या आया, दैट आई एम गोइंग टू बेड, कि मैं अब अपने बिस्तर पर जा रही हूँ सोने के लिए। अब नेक्स्ट एक्टिविटी को रीड करते हैं, वो इसी से रिलेटेड है। मेक 2 sentences ईच यूजिंग द ट्रांजिशनल वर्ड्स अबव इन योर नोटबुक, कि 2 sentences हमें बनाने हैं ईच, यानी जो तीनों हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, देयरफॉर, इन तीनों से हमें 2 sentences बनाने हैं और इनको अपनी नोटबुक में लिखना है। सेंटेंसेस को रीड करते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस, फर्स्ट है देयरफॉर, आई क्लीन्ड माई रूम, मैंने अपना कमरा साफ किया। देयरफॉर आई कैन वॉच टीवी, इसीलिए अब मैं टीवी देख सकती हूँ। ये एक एक्शन किया गया जिसका ये रिजल्ट आया। आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। देयरफॉर इसीलिए आई कैन प्ले नाउ, अब मैं खेल सकती हूँ। ये है एक एक्शन जिसका ये रिजल्ट आया और इस थॉट को हमने इस सेंटेंस तक पहुंचाया इस ट्रांजिशनल डिवाइस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, आई लाइक टू ईट फ्रूट्स, मुझे फल खाना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, बनानाज एंड ऑरेंजेस। ये एक आइडिया है जो कि इस ट्रांजिशनल डिवाइस के थ्रू यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है। सम एनिमल्स, कुछ जानवर, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, डॉग्स एंड कैट्स मेक गुड पेट्स। अब ये एक फ्रेज है जिसको इस ट्रांजिशनल डिवाइस के थ्रू इसका आइडिया इस फ्रेज में ट्रांसफर किया गया है। लास्ट, फॉर इंस्टेंस, आई हैव मैनी टॉयज, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि अ डॉल एंड अ बॉल, जैसे कि एक गुड़िया और एक बॉल। आई एंजॉय ईटिंग फ्रूट्स, मुझे फल खाना पसंद है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आई लाइक एप्पल्स एंड बनानास, जैसे कि मुझे सेब और केले खाना पसंद है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस ट्रांजिशनल डिवाइस के थ्रू इस फ्रेज का आइडिया इस फ्रेज में ट्रांसफर किया गया और इस फ्रेज का आइडिया इस फ्रेज में ट्रांसफर किया गया। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। इसके साथ ही हमारा ट्रांजिशनल डिवाइसेस का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल दोज थिंग्स, उन चीज़ों को इनसर्कल कीजिए फ्रॉम द गिवन आइटम्स। इनकी बात की जा रही है। दैट यू नीड फॉर मेकिंग अ कार्ड, कि उन चीज़ों को इनसर्कल कीजिए जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कार्ड बनाने के लिए। प्लेन पेपर, सादा कागज़,
फुटबॉल, फुटबॉल। कलर पेंसिल, कलर्स की बात की जा रही है। सिजर्स, कैंची। अ पेंसिल, पेंसिल। तो अब हम ऐसी चीजों को इनसर्कल करेंगे जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी एक कार्ड बनाने के लिए। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक प्लेन पेपर की, उसके बाद हमें कुछ कलर पेंसिल्स की जरूरत पड़ेगी, सिजर की और एक पेंसिल की भी। फुटबॉल की हमें इसमें कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द गिवन पिक्चर्स, दी हुई तस्वीर का इस्तेमाल करें फॉर राइटिंग द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अ कार्ड इन द करेक्ट सीक्वेंस। कि सही तसलसल में इन तस्वीर को देखिए और यहाँ से एक कार्ड बनाने का जो तरीका है वो लिखिए। अब हमने इन पिक्चर्स को देखना है और यहाँ से हमने देखना है कि हम एक कार्ड कैसे बना सकते हैं। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात हमें बताई गई है वो ये है कि हमने सीक्वेंस का ख्याल रखना है, हमने तसलसल ख़राब नहीं करना। जो पिक्चर फर्स्ट पे दी गई है तो उसके बारे में हमने फर्स्ट पे लिखना है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। सबसे पहले रीड मी पोर्शन देखते हैं। सीक्वेंस मार्कर्स आर वर्ड्स दैट ऑर्गेनाइज अवर राइटिंग। कि सीक्वेंस मार्कर्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हमारी लिखाई को मुनज़्ज़म करते हैं। सच एज फर्स्ट, जैसे कि सबसे पहले, नेक्स्ट फिर, देन फिर, आफ्टर दैट उसके बाद, एंड फाइनली और आखिरकार। वी ऑफन यूज सीक्वेंसर्स व्हेन वी गिव इंस्ट्रक्शंस, डिस्क्राइब अ प्रोसेस और टेल अ स्टोरी। कि हम इन सीक्वेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं जब कभी हमें हिदायत देनी हो, डिस्क्राइब अ प्रोसेस हमें कोई तरीका बयान करना हो, और टेल स्टोरी या हम किसी को कहानी सुनाते हैं। जैसे कि आप सब बच्चों ने थर्स्टी क्रो पढ़ी होगी। अब अगर आपको मैं ये स्टोरी एंड से सुनाना शुरू कर दूं कि कौवे ने पानी पी लिया और फिर कौवा पानी की तलाश में इधर उधर फिरता रहा, तो जब मैंने आपको एक सेंटेंस एंड से बताया है और उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट से एक सेंटेंस बताया है तो आपने देखा कि स्टोरी खराब हो गई है। इसी तरह ये जो सीक्वेंस मार्कर्स होते हैं हमारे लिखने के तरीके को मुनज़्ज़म रखता है, इसको ऑर्गेनाइज करता है, सही तरीके से इसको देखता है। तो अब हम यहाँ से इन पिक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देखेंगे और हम लिखेंगे कि इसमें एक कार्ड बनाने का तरीका कैसे बताया गया है। तो सबसे पहली पिक्चर में आप देखें कि एक बच्चा है, उसके सामने एक पेपर पड़ा हुआ है, ग्लू है और सिजर है, और इसने इस प्लेन पेपर को हाफ में फोल्ड कर लिया है। और साथ ही हमें ये ध्यान भी रखना है कि हमने इन वर्ड्स जैसे कि फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट, फाइनली इनका इस्तेमाल भी करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्टली, fold the plain paper in half। कि जो प्लेन पेपर है, हमने ऊपर पढ़ा कि हमें कौन कौन सी चीजें कार्ड बनाने के लिए चाहिए, तो हमने सबसे पहले कहा कि प्लेन पेपर, तो उस प्लेन पेपर को सबसे पहले हमने हाफ में फोल्ड कर देना है। फिर सेकेंड पिक्चर को देखिए कि बच्चा सीजर से पेपर फ्लावर्स कट कर रहा है, तो सेकेंड पे फिर हम लिखेंगे दैट देन कट द पेपर फ्लावर्स। कि फिर पेपर फ्लावर्स को कट करें। थर्ड पिक्चर पर आप देख सकते हैं कि ग्लू की मदद से उन फ्लावर्स को कार्ड पर चिपका दिया गया है। आफ्टर दैट फिर उसके बाद पेस्ट चिपकाएं द पेपर फ्लावर्स ऑन द कार्ड। कि फिर उसके बाद कार्ड पर उन पेपर फ्लावर्स को चिपका दें। और लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बच्चा उस कार्ड पर कुछ लिख रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे फाइनली राइट ग्रीटिंग्स ऑन द कार्ड। कि फिर आखिर में कार्ड पर कुछ ग्रीटिंग्स लिखिए। तो यहां पर हमने देखा कार्ड मेकिंग प्रोसेस और हमने इसमें सीक्वेंस का ख्याल रखा कि सीक्वेंस खराब ना हो। जो पिक्चर्स हमें दी गई हैं एक दफ़ा फिर से इसको रीड करते हैं। फर्स्टली फोल्ड द प्लेन पेपर इन हाफ। सबसे पहले प्लेन पेपर को हाफ में फोल्ड कर दीजिए।
देन कट द पेपर फ्लावर्स, फिर पेपर फ्लावर्स को कट कीजिए। आफ्टर दैट पेस्ट द पेपर फ्लावर्स ऑन द कार्ड, और उसके बाद जो पेपर फ्लावर्स कट किए हैं उसको कार्ड पर चिपका दें। फाइनली राइट ग्रीटिंग्स ऑन द कार्ड, और फिर आखिर में इस पर कुछ ग्रीटिंग्स लिखिए। तो ऐसे हमारा कार्ड बन गया। यहाँ पर हमारा सीक्वेंस मार्कर का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्रिएटिव राइटिंग में क्वेश्चन है, राइट एनी इंसिडेंट, कोई वाकया लिखिए, ऑफ योर लाइफ, अपनी जिंदगी का, व्हेन यू ट्रीटेड, जब आपने सलूक किया हो, बर्ताव किया हो, समबडी, किसी के साथ, विद काइंडनेस, रहमदिली के साथ। कि अपनी जिंदगी का ऐसा कोई वाकया लिखिए जिसमें आपने किसी के साथ काइंडनेस यानी रहमदिली के साथ आपने बर्ताव किया हो। आप नीचे देख सकते हैं एक माइंड मैप दिया गया है और मिड में लिखा हुआ है द मेमोरेबल इंसिडेंट, यादगार वाकया। अब यहाँ पर इंसिडेंट लिखते हैं। 4 हमें बॉक्सेस दिए गए हैं, तो इस इंसिडेंट को हम 4 पॉइंट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं। One day I saw an old man struggling to carry his groceries. One day, एक दिन, I saw an old man, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, struggling, जो कि मेहनत कर रहा था, कोशिश कर रहा था, to carry his groceries, कि वो अपना सामान उठाए। यानी वो बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसको सामान उठाने में मुश्किल पेश आ रही थी। पॉइंट नंबर 2, I went up to him and offered to help him carry them home. I went up, मैं वहां पर गया, to him, उसके पास, and offered, और मैंने पेशकश की, to help, कि मैं आपकी मदद करूं, carry them home, वो सामान ले जाने में आपके घर तक। थर्ड पॉइंट, he thanked me with a big smile. He thanked me, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, with a big smile, एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट के साथ। यानी उनको मेरा ये एक्ट पसंद आया। लास्ट पॉइंट, helping him made me feel happy and satisfied. Helping him, उनकी मदद करना, made me feel happy, इस बात ने मुझे खुश किया, and satisfied, और मुझे तसल्ली या सुकून बख्शा। इसको दोबारा से रीड करते हैं। One day I saw an old man struggling to carry his groceries. एक दिन मैंने एक बूढ़े शख्स को देखा जो अपना सामान उठाने की कोशिश कर रहा था। I went up to him and offered to help him carry them home. मैं वहां पर गई और उनको पेशकश की कि मैं आपका सामान आपके घर तक पहुंचा दूंगी। He thanked me with a big smile. उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ। Helping him made me feel happy and satisfied. उनकी मदद करना, इस बात ने मुझे खुश कर दिया और मुझे तसल्ली बख्शी। यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक एंड होता है और इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। हमने इस यूनिट नंबर 2 बी ग्रेटफुल में एक बहुत अच्छी पोएम पढ़ी, अल्लाह लव मी, जिनकी पोइट का नाम है फातिमा मेहरू। इसके अलावा हमने ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज फोकस और राइटिंग के टॉपिक्स को कवर किया। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।